नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नियंत्रण और समन्वय का पार्ट 3। कल हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था मस्तिष्क का चित्र बताया था। लास्ट में अपन ने मस्तिष्क का चित्र बनाना सिखाया था आपको कि सबसे पहले अपन क्यूब बनाते हैं, उसके चारों ओर झिल्ली बना देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से एक बंदूक बना दो, उसके ऊपर टोपी पहना दो। ये भाग बनाया था, अनुमस्तिष्क बनाया था और मध्य भाग बनाया था। अब अपन इसके थोड़ा सा वर्णन देखते हैं मस्तिष्क का। देखो, जो हमारा मस्तिष्क होता है सबसे पहली बात तो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। ये तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क होता है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। अब जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। जो अपन ने झिल्लियाँ बनाई थी ना, ये झिल्लियाँ बनाई थी, ये झिल्लियाँ होती है। मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। और जो हमारा मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। खोपड़ी के अंदर, किसके अंदर स्थित होता है? खोपड़ी में, खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। और खोपड़ी में एक अस्थि होती है कपाल नाम की, उस कपाल नाम की अस्थि में सुरक्षित रहता है। खोपड़ी में कपाल नाम की अस्थि होती है, उसमें सुरक्षित रहता है। उसके चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। और इन झिल्लियों के बीच में एक दर्व भरा रहता है, जिसको अपन बोलते हैं मेरु दर्व। मेरु दर्व क्या काम करता है? ये मेरु दर्व ये मेरु दर्व है वो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। तो आप समझ गए होंगे मस्तिष्क के बारे में कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सर्वाधिक समन्वय का काम भी मस्तिष्क भी करता है। एक सर्वाधिक जो समन्वय है उसका काम भी मस्तिष्क भी करता है। हमारी बॉडी में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक जो समन्वय है वो कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। फिर मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जो एक कपाल नाम की अस्थि में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है अपने। ठीक है, उन झिल्लियों के मध्य में दर्व भरा रहता है, उस दर्व को बोलते हैं अपन मेरु दर्व। और ये काम क्या करता है? ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। मान लो बाहर से कोई चोट लग जाए तो उस चोट को बचाने का काम करता है। कौन है? कौन करता है? ये मेरु दर्व है। ठीक है, अब अपन ने ये देखा था मस्तिष्क का चित्र। आपको मस्तिष्क का जो चित्र है वो आपने देखा था, मस्तिष्क का चित्र। अब इसकी देखो, अपन थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं। ये मानव मस्तिष्क कि जो मानव का मस्तिष्क होता है सर्वाधिक समन्वय का काम करता है। ये जो मानव का मस्तिष्क है वो सर्वाधिक समन्वय का काम करता है। मस्तिष्क के द्वारा सबसे ज़्यादा समन्वय होता है। किसके अंदर स्थित होता है? ये खोपड़ी के अंदर। किसके अंदर स्थित होता है? खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। ये हमारा जो मस्तिष्क है वो कहाँ स्थित होता है? खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। ये देखो, ये जो खोपड़ी है इसके अंदर स्थित होता है। और खोपड़ी के अंदर ये कपाल नामक एक अस्थि के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, यही बात बताइए मैंने आपको कि हमारे मस्तिष्क है एक तो सर्वाधिक समन्वय का काम करता है, खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। और ये खोपड़ी है कपाल नाम की अस्थि के बॉक्स पे सुरक्षित रहता है। और इसके अंदर कितनी झिल्लियाँ पाई जाती है? 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। इनके नाम भी होते हैं, लेकिन आपको अभी आगे की क्लासों में या हायर क्लासेस में आपको ज़्यादा नहीं, जिनको मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ये मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्लियाँ हैं और इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा रहता है, उसको बोलते हैं मेरु द्रव। ये क्या काम करता है? मस्तिष्क की बाहरी आघातों से क्या करता है?
रक्षा करता है या सुरक्षा करता है। कोई भारी अचानक चोट लग जाए तो मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुँचे, इसके लिए ये इसकी रक्षा करता है। अब अपन इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो मस्तिष्क का भाग है, उस मस्तिष्क के भाग में अपने कौन कौन से भाग आते हैं। तो अपने मस्तिष्क में आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क है उसको मुख्यतः अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। मस्तिष्क है उसको अपन मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। मस्तिष्क का जो सबसे पहला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। फिर आता है आपका मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और अगला आता है अपना पश्च मस्तिष्क। तो मेनली अपन देखें मस्तिष्क को 3 भागों में अपने बांटा। अनु कर दिया, सॉरी, ये अगर मस्तिष्क है। ये कौन सा है? अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अपन मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? अपन ने 3 भागों में बांटा है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क है उसको अपन फिर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मस्तिष्क है उसको अपन फिर 2 भागों में, जिसका पहला भाग होता है अपने प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, जिसको अपन सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है। और दूसरा अपना भाग होता है अगर मस्तिष्क का, वो होता है डायसिफिलोन। डायसिफिलोन। ठीक है। अगर मस्तिष्क का लगभग 80% भाग प्रमस्तिष्क होता है, और प्रमस्तिष्क है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रमस्तिष्क से आपका ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन सी क्रियाओं पर? ऐच्छिक क्रियाओं पर। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मस्तिष्क के 2 भाग हो गए, प्रमस्तिष्क डायसिफिलोन, प्रमस्तिष्क को अपन सेरेब्रम बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं पर ये नियंत्रण करता है। अब अपने आगे आती है कि इसका काम क्या है। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जितनी भी अपन बुद्धि से संबंधित, जैसे स्मृति है, चिंतन है, स्मृति है, चिंतन है, बुद्धिमत्ता है, इच्छा शक्ति है, चेतना है, तर्क है, तर्क है। ये सारे के सारे कार्य मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा होते हैं? प्रमस्तिष्क द्वारा। ठीक है। और डायसिफिलोन है उसको अपन फर्दर 2 भागों में बांट सकते हैं। डायसिफिलोन है उसको अपन थैलेमस भाग में और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांट सकते हैं। थैलेमस भाग है वो अगर मस्तिष्क में पाया जाता है, ये
भी अगर मस्तिष्क में पाया जाता है। थैलेमस भाग ऊपर पाया जाता है, हाइपोथैलेमस उसके नीचे पाया जाता है। थैलेमस भाग है वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। संवेदनाएं हैं इसी में से होकर जाती है, संवेदनाएं ग्रहण करता ही है। संवेदनाएं ग्रहण, जैसे अपने को ठंडेपन का या अपने को गरमपन का आदि की अपने को संवेदनाएं है वो थैलेमस भाग द्वारा होती है। हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा अपन जैसे भूख है, प्यास है, काम है, क्रोध है, प्रेम है, घृणा है, इसके अलावा हमारे बॉडी का शरीर का ताप नियंत्रण है, शरीर का ताप नियंत्रण, इसका काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस भाग करता है। ठीक है। मध्य मस्तिष्क होता है, उसमें अपने 4 ठोस पिंड होते हैं, 4 ठोस पिंड होते हैं। ये 4 ठोस पिंड क्या काम करते हैं? ये 4 ठोस पिंड है वो अपने, जिसमें से 2 पिंड तो श्रवण संबंधी, अपने सुनने संबंधी संवेदनाओं को नियंत्रित करते हैं, और 2 पिंड है वो संतुलन की संवेदना का कार्य करते हैं। तो ये मध्य मस्तिष्क हो गया। और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसको अपन फिर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पश्च मस्तिष्क है उसको अपन 3 भागों में, जिसमें पहला भाग है पोन्स, दूसरा भाग होता है अपना मेडुला ओब्लोंगेटा या अनुमस्तिष्क ले लेते हैं अपन, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम। और तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। एमओ बोलते हैं इसको, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स क्या काम करता है? पोन्स एक तो हमारे मस्तिष्क को जोड़ने के, मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं उनको जोड़ने का काम करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना, और इसके अलावा श्वसन पर भी ये नियंत्रण करता है। हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उस पे भी नियमन का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, श्वसन के नियमन का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। क्या काम करता है? संतुलन बनाए रखने का काम करता है। संतुलन बनाना किसका? शरीर का, शरीर का संतुलन बनाना। और मेडुला ओब्लोंगेटा है वो हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पे? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण।
जैसे हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये अनैच्छिक क्रिया में आ जाता है। हमारे अंदर पाचन हो रहा है, पाचन की क्रिया है, ये अनैच्छिक में आ जाती है। शोषण की क्रिया हो रही है, ये आ जाती है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें काम करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो अगर आपको ये चार्ट है पूरा अगर तैयार हो जाता है, तो मस्तिष्क से संबंधित चित्र है उसका पहले आपने समझ लिया, और चित्र समझने के बाद में उसके भागों का मैंने बता ही दिया, उसमें थोड़ा सा है। तो ये परीक्षा में अपने प्रश्न बनता है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए या इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो यदि आपको ये चार्ट याद है तो इसके सारे काम आपको तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी PDF अपन देख लेते हैं कि मस्तिष्क है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है उसमें फिर 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और डायसिफिलोन। प्रमस्तिष्क को अपन सेरेब्रम भी बोलते हैं, सीधा नाम। कई बार परीक्षा में ये भी आ जाता है कि सेरेब्रम का कार्य बताइए, तो अपने को पता ही नहीं, अगर पढ़ ही नहीं रखा तो सेरेब्रम क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम बोलते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, मस्तिष्क के अंदर ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण है, वो अगर मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग करता है। ठीक है, हम कोई भी बात सोचते हैं, हमारी स्मृति के अंदर कोई चिंतन करते हैं, बुद्धिमत्ता है, इच्छा शक्ति है, चेतना है, तर्क है, ये सारे के सारे कार्य है प्रमस्तिष्क द्वारा संपन्न होते हैं। डायसिफिलोन है, उसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस भाग और हाइपोथैलेमस भाग। थैलेमस में उसका कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना, जैसे कोई ठंडापन है, कोई गर्मपन है, इन संवेदनाओं को ग्रहण करना। और हाइपोथैलेमस भाग है, वो हमारे शरीर के अंदर भूख है, प्यास है, काम है, क्रोध है, प्रेम है, किसी से घृणा है, या शरीर का ताप का नियंत्रण है, उसका कार्य करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, जो हमारे शरीर की सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क होता है, उसमें 4 ठोस पिंड होते हैं जो श्रवण संवेदना का और संतुलन का कार्य करते हैं। 2 तो श्रवण संबंधी संवेदना का कार्य करते हैं, 2 संतुलन संबंधी संवेदना। और पश्च मस्तिष्क होते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा। पोन्स का कार्य होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना और हमारे शरीर के अंदर श्वसन है उसके नियमन नियंत्रण का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क को अपन सेरिबेलम भी कहते हैं और हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा आपका आता है मेडुला ओब्लोंगेटा, जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं कर सकती, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे रक्तचाप हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी की सारी क्रियाएं किस में होती है? मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो आई होप आपको ये चार्ट और मानव मस्तिष्क का ये भाग समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी PDF के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे, तो अब देखो मस्तिष्क का चित्र देखने के बाद में अपने देखा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जो मैंने आपको चार्ट द्वारा बताया था वही है, अपने चार्ट द्वारा जो बनाया था वो भाग ही है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है मुख्यतः 3 भागों में होता है। चार्ट की डिटेल है यहाँ पे, बस अगर उसको आपने चार्ट को ढंग से तैयार कर लिया तो ये पूरी डिटेल आपको अपने आप याद हो जाएगी। अपन देख लेते हैं एक बार इसको। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपको पता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है ये सोचने वाला मुख्य भाग होता है, सोचने वाला मुख्य भाग होता है। अग्र मस्तिष्क है ये सोचने का मुख्य भाग है, इसके द्वारा सोचा जाता है। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या किया जाता है? सोचने का भाग होता है। इसके फिर 2 भाग बताए थे मैंने आपको, एक तो प्रमस्तिष्क और एक डायसिफिलोन। डायसिफिलोन में भी अपन ने थैलेमस भाग और हाइपोथैलेमस 2 भाग पढ़े थे। ठीक है ना, उसके बाद में अपने आता है प्रमस्तिष्क। अब अपन डिटेल किसकी पढ़ेंगे? प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क को अपन क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। मैंने बताया था कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अपने मस्तिष्क में भी देखें, या अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कह सकते हैं अपन। प्रमस्तिष्क में संवेदी क्षेत्र होता है जो संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा था, फिर प्रेरक पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे संवेदी क्षेत्र होता है। ये संवेदी अंगों से सूचना आवेग के रूप में
ग्रहण करता है और प्रेरक के विभिन्न भागों में अनुदेश के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क है, ये बातें अगर आपको याद भी नहीं रहे तो ये ध्यान रख लेना, ये अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसके मुख्य कार्य क्या है, तो इसके मुख्य कार्य में अपने बताया कि जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएँ हैं, जैसे अपन स्मृति, चिंतन, सोचना विचारना, अपने तर्क, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, चेतना, ये सारे के सारे जितने भी ऐच्छिक कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रमस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण है बॉडी पर, वो कौन करेगा, आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला भाग था डाइसिफेलोन। कौन सा था, डाइसिफेलोन। डाइसिफेलोन है डाइसिफेलोन को अपन दो भागों में पुनः विभाजित कर रहे हैं। डाइसिफेलोन फिर कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में, जिसमें पहला भाग है इसका थैलेमस भाग। कौन सा भाग है, थैलेमस भाग। ये थैलेमस भाग है वो मैंने बताया था आपको अग्र मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है, और जितने भी उस चार्ट में बताया था मैंने आपको संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो जितनी भी संवेदी सूचनाएं हैं प्रमस्तिष्क में थैलेमस में से होकर आती है। फिर इसका कार्य है गर्म या कोई ठंडी वस्तु है उसकी संवेदनाओं के बारे में पता लगाना है, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है, क्योंकि ये ठंडी है गर्म है, उस संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है थैलेमस भाग। उसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे की तरफ, ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, थैलेमस भाग के नीचे स्थित होता है, जो हमारे शरीर में रक्त दाब, शरीर का तापमान, भय, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, नींद आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये सारी क्रियाएं मैंने आपको बता दी, इन सब क्रियाओं पर अपन ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस भाग। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरा भाग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसमें 4 ठोस पिंड होते हैं, जिसमें से 2 तो अपने दृष्टि को नियंत्रित करते हैं और 2 सुनने की क्रिया को, श्रवण की क्रिया को अपने नियंत्रित करते हैं। 2 तो दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, 2 सुनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, कोई खास बात नहीं। और उसके बाद में अपना जो तीसरा भाग आता है वो आता है अपना पश्च मस्तिष्क। कौन सा आता है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में देखो तो अपने 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पोन्स। मैंने आपको बताया था पोन्स। ये पोन्स है हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या काम करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये श्वसन की दर को भी नियंत्रित करता है, श्वसन की संवेदना को नियंत्रण और नियमन का कार्य भी करता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम बोलते हैं अपन, इंग्लिश में सीधा भी आपसे पूछ सकता है सेरिबेलम किसे कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, इसको इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। तो परीक्षा में आपने कई बार शब्द आ जाते हैं सीधा सेरिबेलम का कार्य बताइए। अब अपने पढ़ा हुआ नहीं है, अपन ने तो अनुमस्तिष्क पढ़ रखा है, तो अनुमस्तिष्क पढ़ रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है सेरिबेलम। ये 2 सेरेब्रम और सेरिबेलम ये किताब में क्या दे रखे हैं अल्टरनेट। तो इसका मुख्य कार्य होता है हमारी बॉडी का संतुलन करना, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का संतुलन करना। आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है परीक्षा में, क्या प्रश्न बना सकता है कि एक व्यक्ति जिसने शराब पी रखी है, शराब पी के वो रास्ते में जा रहा है, तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आप ऑब्वियसली अपने को पता है कि शराब पिया व्यक्ति अपना शरीर का संतुलन नहीं कर पाता, तो उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बन सकता है। अगला भाग है अपना मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा, मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसको एमओ बोलते हैं अपन, एमओ यानी मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण करता है ये, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे हृदय की स्पंदन दर हमारे, और ब्लड प्रेशर, श्वसन आदि, ये सारी क्रियाएं हैं वो अपनी इच्छा पे अनुसार नहीं है। ऐसे थोड़ी अपन हृदय को कह देंगे 1 मिनट रुक के बैठो आप, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ, तो ये इच्छा पे डिपेंड नहीं है अपने। तो अनैच्छिक क्रियाएं ये वो क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित अपना दूसरा पोर्शन है, वो मस्तिष्क से संबंधित था
मस्तिष्क से संबंधित था, जिसमें अपन ने पढ़ लिया मस्तिष्क का डायग्राम और उसका चार्ट। अगर आपने चार्ट भी ढंग से तैयार कर लिया तो ये तो थोड़ी उसको पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में भी अगर पूछ ले आपसे कि मानव मस्तिष्क का चित्र बनाते हो, उसका वर्णन करो, तो आप चित्र बना के उसका वर्णन करके और ये इसके पूरे भागों का वो चार्ट बना दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप चार्ट नहीं बनाते हो, ये पूरा लिखना चाहते हो, तो इसको पूरा लिख सकते हो। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर अगला पार्ट अपन देखते हैं। अब अगला भाग है अपना मेरु रज्जु। मस्तिष्क के बाद में क्या है? मेरु रज्जु। ठीक है, अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने मस्तिष्क पढ़ लिया और अब मेरु रज्जु है। एक बात और ध्यान रखना, आप जो अपने परिधि तंत्रिका तंत्र है उसमें से जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो तो मस्तिष्क से निकलती है। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती है, वो 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं होती है, कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क से निकलती है, वो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, और मेरु रज्जु से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं होती है ये। और जो मेरु रज्जु है, उस मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, इन मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 31 जोड़ी। ये थोड़ी सी बात आप बीच में ध्यान रखना। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। तो मेरु रज्जु अपन पढ़ रहे थे, तो मेरु रज्जु में क्या होता है? हमारे जो मस्तिष्क का पश्च भाग है, मस्तिष्क का पश्च भाग, ये हमारे मस्तिष्क में आपको दिख रहा होगा, ये मस्तिष्क का पश्च भाग है। ये पश्च भाग लंबा होकर कपाल के भीतर से होके और रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है। मस्तिष्क का पश्च भाग अपना लंबा होके और कहाँ प्रवेश कर जाता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिसको अपन मेरु रज्जु कहते हैं। ठीक है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उस कशेरुकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं की। रीढ़ की हड्डी में खूब सारी कशेरुकाएँ होती हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें खूब सारी क्या होती है? कशेरुकाएँ होती है। इन कशेरुकाओं में तंत्रिका नाल होती है। क्या होती है? तंत्रिका नाल। और इन्हीं तंत्रिका नाल में कौन स्थित होता है? मेरु रज्जु। कौन स्थित होता है? मेरु रज्जु। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि मस्तिष्क का पश्च भाग है वो लंबा होके कपाल तंत्रिका के द्वारा रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है, जैसा अपन चित्र में देखा था। और इस रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी खूब सारी कशेरुकाएँ होती है। उन कशेरुकाओं में तंत्रिका नाल होता है, उन्हीं में ये मेरु रज्जु स्थित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। अपन ने देखा था मस्तिष्क का जो चित्र देखा था उसमें देखो, यहाँ से देखो, अपन ने देखा था ये मेरु रज्जु है। ये मस्तिष्क का पीछे पश्च भाग हो गया, ये मध्य मस्तिष्क आ गया, अगर आ गया, और ये पश्च मस्तिष्क आ गया। तो मध्य मस्तिष्क के इस भाग में ये भाग है लंबा होके आगे और कपाल में प्रवेश कर जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसी को अपन मेरु रज्जु कहते हैं। वो छोटी छोटी जो तंत्रिका नाल होती है उनमें प्रवेश कर जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका मेरु रज्जु कहलाता है। अब अगली बात, मेरु रज्जु का कार्य क्या है? मेरु रज्जु का कार्य क्या है? तो इसके सिंपल से कार्य है जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। मेरु रज्जु का पहला और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उन प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका संचालन और नियमन करता है। पढ़ा था ना, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने। तो नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु। ठीक है ना, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर संचालन और नियमन का कार्य कौन करेगा? मेरु रज्जु। तो पहला और इम्पोर्टेंट कार्य इसका हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका कार्य क्या है? जो मस्तिष्क से जो संदेश प्राप्त होते हैं, यानी मस्तिष्क से जो संदेश आवेग के रूप में आते हैं, मस्तिष्क से आवेग के रूप में आने वाले व जाने वाले, आने वाले व
जाने वाले जो संदेश है उनको पथ प्रदान करता है। ये पथ का मतलब रास्ता प्रदान करता है। कौन? मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु में छोटी सी कहानी थी कि मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग लंबा होकर रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है, जहाँ रीढ़ की हड्डी में अनेक छोटी छोटी कशेरुकाएँ होती है जिनमें तंत्रिका नाल होता है। ठीक है, उन तंत्रिका नाल में ही मेरुरज्जु स्थित होता है। इसके कार्य अपन ने देख लिए। पहला, प्रतिवर्ती क्रियाएं, उनका नियमन और संचालन का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु। और दूसरा, मस्तिष्क से आवेग के रूप में जो संदेश आते हैं उन संदेशों के लिए पथ प्रदान करने का काम करता है। कौन? मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये आपका मेरुरज्जु हो गया। मेरुरज्जु है, बता दिया आपको कि मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है। ये आपको बता दिया मैंने कि मस्तिष्क का पश्च भाग है हमारा, वो पीछे का भाग है, वो लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर कहाँ प्रवेश कर जाता है? रीढ़ की हड्डी में, जिसे अपन क्या कह देते हैं? मेरुरज्जु। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है, बताया था, जिसमें तंत्रिका नाल होती है, और इसी तंत्रिका नाल में कौन स्थित होता है? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु के कार्य बताए थे आपको, 2 कार्य, कि एक तो मैंने ये पहला ये बता दिया था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर संचालन और नियमन का कार्य करता है। बाद में या पहले का कोई बात नहीं है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर संचालन और नियमन का काम करता है। और एक मस्तिष्क से प्राप्त और मस्तिष्क की ओर जाने वाले, यानी मस्तिष्क की ओर जाने वाले और आने वाले जो संदेश है, उन संदेशों के लिए, उन आवेगों के लिए क्या प्रदान करता है? ये पथ प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया? मेरुरज्जु। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना पादपों में समन्वय। अपन ने अभी जंतुओं में समन्वय पढ़ लिया, ऐसे ही अपन पादपों में समन्वय देखेंगे। किसमें? पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, पादपों में अब देखो हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, संवेदी के पेशियाँ होती है, प्रेरक पेशियाँ होती है, लेकिन आपने देखा है कि पादपों के अंदर कभी भी तंत्रिका तंत्र देखा है, मस्तिष्क देखा है? न तो उनके अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, न ही मस्तिष्क होता है, न ही कोई संवेदी पेशियाँ होती है, फिर भी उनमें उद्दीपन होता है, आपने देखा होगा। तो वो कैसे होता है? तो पादपों में इस संवेदन के लिए पादपों में क्या पाई जाती है? गतियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? गतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पादपों में न तो क्या होता है? न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही उसमें संवेदी, न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही कोई संवेदी पेशियाँ होती है या संवेदी अंग होता है। न ही कोई संवेदी अंग होता है, न ही कोई पेशियाँ होती है। न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही कोई संवेदी अंग होता है, और न ही क्या होती है? पेशियाँ होती है। फिर भी ये क्या करते हैं? पादप उद्दीपन दर्शाते हैं। उद्दीपन करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाते हैं? अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए पादपों में क्या पाई जाती है? गतियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो पादपों की गतियों को अपन देखें मुख्यतया, तो पादप की जो गतियाँ हैं उसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पादपों की जो गतियाँ हैं उसको अपन मुख्यतया 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो पादप की गति है वो वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति। और दूसरे प्रकार की जो गति है वो है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आश्रित गति। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति का मतलब इसमें पादप की लंबाई चौड़ाई उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पादप की वृद्धि से मुक्त का मतलब हो गया फ्री हो गई वो,
पादप की लंबाई चौड़ाई आदि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वृद्धि से मुक्त रहेगी। तो पादप की ऐसी गतियाँ जो जिससे पादप की लंबाई चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हो गई पादप की वृद्धि से मुक्त गतियाँ। ठीक है ना। इसमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे छुई मुई का पौधा, छुई मुई के पादप की गति। छुई मुई के पादप की गति में अपन देखते हैं, जैसे अपन छुई मुई के पौधे को अपन छूते हैं या स्पर्श करते हैं तो उसका पौधा मुरझा जाता है। तो पादप की पत्तियां मुरझाई है, उसकी लंबाई में या चौड़ाई में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। जैसे अपन ने टच किया तो उसमें क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। लेकिन उस उद्दीपन के दौरान अपन ने छुआ उसको, फिर उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, यानी उसमें क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई। ठीक है। तो ये हो गई वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति। ठीक है। दूसरी जो गति है वो गति है वृद्धि पर आश्रित गति। ये इतनी है, इसकी डिटेल इसकी अपने ज़्यादा, और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो इनमें से पूछते कोई। तो वृद्धि से मुक्त गति आपकी पूरी होगी। अब है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब क्या हुआ, वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब हुआ इसमें जो पादप है उस पादप की लंबाई या उसकी चौड़ाई में कोई न कोई वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी पादप पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा इस गति का। ठीक है। तो ये होगी वृद्धि पर आश्रित गति। तो दोनों प्रकार के अपने पादपों में, समन्वय के पादपों में, न तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, न ही संवेदी अंग पाया जाता है, न ही पेशियाँ पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो किस लिए करते हैं, किस कारण से करते हैं, तो इसके लिए पादपों में क्या पाई जाती है, गतियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गतियाँ पाई जाती है। वो गतियाँ कितने प्रकार की होती है, एक तो वृद्धि से मुक्त गति और दूसरी वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि से जो मुक्त गति है उसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा छुई मुई का पौधा। क्या देखा, छुई मुई का पौधा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पादप की लंबाई चौड़ाई पर। और दूसरी गति पढ़ी अपन ने वृद्धि पर आश्रित गति, कि ऐसी गति जिससे पादप की लंबाई में या उसकी चौड़ाई में कुछ न कुछ फर्क होगा, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, तो वृद्धि पर आश्रित गति हो जाएगी। तो देखो पादपों में समन्वय अपन देख रहे थे, मैंने समझाया आपको अभी कि पौधों में तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता, संवेदी अंग भी नहीं होते, पेशियाँ भी नहीं होती, पेशियाँ भी नहीं पाई जाती। इसके बावजूद इसमें उद्दीपन के प्रति क्या होती है, अनुक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार से होती है, तो इसके लिए पादपों में क्या पाई जाती है, गतियाँ पाई जाती है। पादपों में क्या पाई जाती है, गतियाँ पाई जाती है। ये पादपों में गतियाँ पाई जाती है। ठीक है ना। पादपों में गतियाँ पाई जाती है। ठीक है। अब फिर मैंने बताया आपको पादप गतियाँ क्या होती है, तो पादपों में किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं, पादप गति। अपन ने उद्दीपन किया, उसमें क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई, तो वो पादप गति कहलाएगी। पादप की गतियाँ कितने प्रकार की पढ़ी अपन ने, 2 प्रकार की। पादप की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो वृद्धि से मुक्त गति और एक वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि से जो मुक्त गति है उसमें क्या होगा, इसमें पादप की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं वृद्धि से मुक्त गति। जैसे छुई मुई के पादप की गति, छुई मुई के पादप में जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है, वृद्धि से मुक्त गति। ठीक है। और दूसरी अपने पढ़ी वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति यानी वह गति जिसमें पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप की लंबाई या चौड़ाई में कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई ना कोई अंतर आएगा, उसको बोलते हैं अपन वृद्धि पर आश्रित गति। उसको क्या कहेंगे, वृद्धि पर आश्रित गति। अब जो वृद्धि पर आश्रित गतियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है, पहले वो आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन देखेंगे। अब जो ये पादप की वृद्धि पर आश्रित गतियाँ हैं ये अपन देखते हैं। तो देखिए आप, वृद्धि पर आश्रित गतियाँ।
पादप की जो वृद्धि पर आश्रित गतियाँ होती है उसको अपन मेनली आपकी किताब के अकॉर्डिंग 4 भागों में दे रखा है। एक तो प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है जलानुवर्तन, क्या दे रखा है, जलानुवर्तन, तीसरा दे रखा है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, और चौथा दे रखा है रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, ये दे रखा है। ठीक है। पादप की जो है वृद्धि पर जो आश्रित गतियां अपन 2 नंबर वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें जो गतियां हैं उनको अपन 4 भागों में मेनली डिवाइड किया अपने, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। ठीक है। अब देखो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझ लो। परिभाषा में कुछ इनके है ही नहीं। देखो परिभाषा तो एक ही अगर अच्छे से ढंग से समझ लिया अपन ने तो सारी आ जाएगी। कैसे कि पादप का कोई अंग है, पादप का कोई अंग प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रभावित हो रहा है। पादप का कोई अंग प्रकाश, यहां प्रकाश लिखना है, पादप का कोई अंग है प्रकाश के उद्दीपन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रभावित हो रहा है, से प्रभावित हो रहा है, तो क्या हो गया, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है ना। यानी पादप का कोई अंग अगर प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रभावित हो रहा है तो क्या बोल देंगे उसको, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश लाइट आ रही है, उस लाइट के कारण और पादप का अंग क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, प्रकाशानुवर्तन। इसको समझाने के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये एक पौधा है अपना, ये क्या है, पौधा है जिस पे ये पत्तियां लगी हुई है। ठीक है। और ये जड़ें होगी, रफली समझा रहा हूँ मैं आपको। और इधर सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो देखो तना है, ये तना किधर जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की ओर। तना है सूर्य के प्रकाश की ओर जा रही है, और जड़ है वो प्रकाश से विपरीत दिशा में जा रही है। जो जिस दिशा में जा रहा है उसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक, और जो विपरीत दिशा में जा रहा है उसको बोलते हैं अपन ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ पे अपन क्या कह देंगे, पहले परिभाषा सिंपल सी होगी कि पादप का कोई अंग प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित होता है, उसको प्रकाशानुवर्तन कह देंगे। अब पादप का तना है वो प्रकाश की ओर जा रहा है, लाइट की ओर जा रहा है, तो उसमें कैसा हो जाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। कैसा हो जाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। यानी तना है वो कैसा प्रकाशानुवर्तन दिखाएगा, धनात्मक। और जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जा रही है, तो जड़ में कैसा हो जाएगा, जड़ों में कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। तो आप समझ गए। अगर यहाँ आपको समझ में आ गया तो ये चारों चीज़ें नॉर्मली आपको इजीली समझ में आ जाएगी। प्रकाशानुवर्तन का मतलब हो गया पादप का कोई अंग प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रभावित हो रहा है। मैन ये परिभाषा तो ये आपकी हो गई। अब यहाँ से समझना आपको, ये पादप है, इसका तना ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ जा रहा है, जिधर जा रहा है वो धनात्मक और जिधर जा रहा है ऋणात्मक। और फिर आगे ये शब्द जोड़ दो, मतलब अगर ऊपर की तरफ जा गया तो इसका मतलब धनात्मक हो गया, प्रकाश ऊपर की तरफ है तो धनात्मक हो गया। कौन जा रहा है, तना, तो तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जड़ नीचे की तरफ जा रही है तो जड़ में कैसा हो गया, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है। ऐसे ही अब देखो परिभाषा में कुछ नहीं है, यहाँ इसकी जगह अपन क्या जोड़ देंगे, जल जोड़ देंगे। यानी पादप के कोई अंग में जल के उद्दीपन से प्रभावित हो रहा है तो वो क्या हो गया, जलानुवर्तन। अब पानी है जमीन से नीचे रहता है, पानी कहाँ है, जमीन से नीचे की भाग में। अब जड़ें कहाँ जाएगी, जड़ें कहाँ है, जमीन के नीचे की तरफ,
इसका मतलब जड़ें कैसा अनुवर्तन दर्शाएगी, जड़ें हैं वो जलानुवर्तन कैसा दर्शाएगी, धनात्मक। कैसा, धनात्मक। जड़ें हैं वो धनात्मक जलानुवर्तन दर्शाएगी। ठीक है, और तना कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये कैसा दर्शाएगा, ऋणात्मक जलानुवर्तन। तना है वो कैसा दिखाएगा, ऋणात्मक जलानुवर्तन। समझ गए बात को। परिभाषा में कुछ नहीं है, पादप का कोई भाग प्रकाश हो गया तो प्रकाश के कारण प्रकाश अनुवर्तन हो गया, जल के कारण हो रहा है तो जल के कारण हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल है तो यहाँ हो जाएगा पादप का कोई अंग गुरुत्वाकर्षण से उद्दीपन हो रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। पादप का कोई अंग किसी रसायन के कारण उद्दीपन से प्रभावित हो रहा है तो रसायनानुवर्तन हो जाएगा। परिभाषा तो एक लाइन से बन रही है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकाश में तना ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ ही जा रहा है तो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन हो गया, और जड़ें नीचे की तरफ जा रही है तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। ऐसे जल नीचे की साइड में जमीन के धरती के नीचे होता है तो जड़ें नीचे जाती है तो धनात्मक जलानुवर्तन, और तना जल के विपरीत दिशा में जाता है तो ऋणात्मक जलानुवर्तन हो गया। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण की अपन बात करें तो गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे की ओर और जड़ें भी नीचे की ओर जाती है। इसका मतलब जड़ें कैसा, जड़ें हैं वो धनात्मक, कैसा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाएगी। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाएगी। और तना कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है तो ये विपरीत हो गया, इसका मतलब तना कैसे दर्शाएगा, तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाएगा। समझ आ गया। जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जा गई, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है तो जड़ों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और तना ऊपर की तरफ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत तो इसमें कैसा आ गया, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार। परिभाषा तो वही होगी कि पादप का कोई अंग है वो रसायन के उद्दीपन से प्रभावित हो रहा है तो क्या हो गया, रसायनानुवर्तन। इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल है परागनलिका का, परागनलिका का बीजांड की ओर प्रवेश करना या जाना। परागनलिका का किधर जाना, बीजांड की ओर या बीजांड में प्रवेश करना, ये रसायन है। परागनलिका का बीजांड की ओर प्रवेश करना या जाना, ये परागनलिका क्या होती है, बीजांड क्या होती है, आगे अपना जो अगला चैप्टर उसमें प्रवेश करें। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये अपना पुष्प में ये भाग होता है स्त्री केसर भाग, इसमें अपन इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये भाग होता है वर्तिका, ठीक है, और ये भाग होता है अंडाशय। तो यहाँ पे जैसे ही पुंकेसर आएगा तो पुंकेसर में जैसे अंकुरण होगा तो वो यहाँ बीजांड होता है। ये इस बीजांड तक आने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसे रसायन बनाएगा जिससे ये नलिका है वो बीजांड तक आएगी। तो किसी ना किसी रसायन के कारण है ये परागनलिका का बीजांड की तरफ आना या प्रवेश करना, ये क्या कहलाता है, रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो अब देखो जलानुवर्तन, ये अपन पढ़ रहे थे पादप पर आश्रित गतियाँ, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया प्रकाशानुवर्तन। जब पौधे के परिभाषा में तो एक ही ये शब्द जुड़ जाएगा, प्रकाश जल हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। जब पौधे के किसी अंग की गति प्रकाश के उद्दीपन किससे प्रभावित होती है तो प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की जगह यहाँ जल लिखते जलानुवर्तन, रसायन लिखते रसायनानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल लिखते गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। बस आपको तो ये ध्यान देना है उदाहरण वाला कि पादप की जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में यानी नीचे की तरफ जाएगी तो वो क्या दर्शाएगी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और पादप का तना किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो किस प्रकार का अनुवर्तन दर्शाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जलानुवर्तन की बात करें अपन तो जलानुवर्तन में देखो पादप की जल रूपी उद्दीपन के कारण वही है, पादप का कोई अंग जल के उद्दीपन के कारण प्रभावित होता है तो जलानुवर्तन। पादप की जड़ें हैं वो किधर जाती है, जल की ओर गति करती है तो कैसा होगा,
धनात्मक जलानुवर्तन, जबकि तना है पादप से दूर गति करता है तो कैसा दर्शाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। इसके बाद में जैसे अपना गुरुत्वानुवर्तन आ गया, किसी जीव की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। अब जड़ है नीचे की ओर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगता है तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। और तना ऊपर की ओर गति करता है तो ये ऋणात्मक उसके विपरीत आ गया तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। और अगला है अपना रसायनानुवर्तन। कौन सा, रसायनानुवर्तन। इसमें क्या होता है, जब पौधे के किसी अंग की गति किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित हो, इसमें यहाँ पे कोई रसायन आएगा उससे प्रभावित हो, उसको रसायनानुवर्तन। इसका जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है भाई, परागनलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना या परागनलिका का बीजांड की ओर प्रवेश करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लेना, बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को आगे यहाँ तक आराम से जाके घर जाके आराम से पढ़ना, ठीक है।